हेलो एवरीवन। जय हिंद। आज है 23 मार्च और आज के इस वीडियो में हम 23 मार्च से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। कल 22 मार्च थी जहां हम लोगों ने पढ़ा था भारत का जो पड़ोसी है, भारत नहीं सॉरी, पृथ्वी का पड़ोसी जो शुक्र ग्रह है, यहाँ वैज्ञानिकों ने पहली बार एक्टिव वॉल्केनो की खोज की है। अभी जो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक रिलीज किया गया, अफगानिस्तान टॉप पर, भारत 13वें स्थान पर है। नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति राम सहाय प्रसाद यादव बने हैं। देखिए, एमआर कंपनी यूएई की ये ऐसी पहली विदेशी कंपनी है जो कि जम्मू कश्मीर में मेगा मॉल परियोजना शुरू करने जा रही है। देखिए, जो पोलैंड है, ये पहला ऐसा नाटो देश बनने जा रहा है जो यूक्रेन को लड़ाकू विमान प्रोवाइड कराएगा। टाइम मैगजीन ने दुनिया के महानतम स्थानों की जो लिस्ट जारी की थी, इसमें भारत का जो लद्दाख है और उड़ीसा का मयूरभंज ये शामिल था। हैप्पीनेस इंडेक्स का 11वां संस्करण रिलीज किया गया अभी हाल ही में। लगातार छठवीं वर्ष दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना हुआ है फिनलैंड। भारत 126वें स्थान पर है। रोहन बोपन्ना जो कि 43 वर्षीय है, ये एटीपी यानी कि एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स मास्टर 1000 का खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बने हैं। अभी हाल ही में विपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म किताब लिखी गई है रचना वस्त्रावत के द्वारा। स्टेशनरी निर्माता कंपनी लक्जर के ब्रांड एम्बेसडर बने विराट कोहली। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च और विश्व गौरैया दिवस स्पैरो डे ये आपका मनाया जाता है 20 मार्च को। ये सभी क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़े थे और इसकी क्विज आप लोगों ने सॉल्व की थी मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर। चैनल का नाम है कल्याणी मैम ऑफिशियल। जिन स्टूडेंट ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, जरूर ज्वाइन कर लीजिए। 33,000 के आसपास हमारी फैमिली वहां कंप्लीट हो चुकी है, आप भी जुड़ सकते हैं। यहीं पर मैं आप लोगों को डेली की पीडीएफ शेयर कर देती हूँ। ठीक है, चलिए शुरू कर लेते हैं। हाल ही में दुनिया की पहली सैंड बैटरी ये किस देश में स्थापित की गई है? यह सैंड बैटरी का इस्तेमाल करने वाली पहली देश कौन बना है? तो ये फिनलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। अब ये थोड़ी सी आप लोगों को डिफिकल्ट हिंदी लग रही होगी। यदि मैं पढ़ूं तो एक सैंड बैटरी एक उच्च तापमान तापीय ऊर्जा भंडारण है। भंडारण के माध्यम से रेत का उपयोग करेगी और उसमें ऊष्मा संग्रहित करेगी। आप लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा, तो इसे मैं आप लोगों को इजी लैंग्वेज में समझा देती हूँ। देखिए, जो सैंड बैटरी है, आप कह सकते हैं कि नई टेक्नोलॉजी है। कैसे? एनर्जी सेक्टर में ना कई इनोवेटिव आइडियाज सामने आ रहे हैं। आप यदि देखें ना तो जो विंड एनर्जी है और सोलर एनर्जी जैसे कि पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, तो इसका इस्तेमाल ना पूरी दुनिया में लार्ज स्केल में किया जा रहा है, बड़े क्षेत्रों में किया जा रहा है। लेकिन इन सभी टेक्नोलॉजी में जो मैंने बताई विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी, इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत क्या आ रही है? सबसे इंपॉर्टेंट जो दिक्कत है ये है स्टोरेज की, इसके भंडारण की। कैसे भंडारण की दिक्कत आ रही है? देखिए, इसमें ना डिपेंडेंसी की समस्या सबसे ज्यादा है। जैसे कि सोलर एनर्जी की हम बात करें तो मान लीजिए बारिश हो गई तो सोलर एनर्जी काम नहीं कर रही, रात हो गई तो सोलर एनर्जी काम नहीं कर रही। तो इसके लिए ना बहुत जरूरी हो जाता है कि जो एनर्जी हम दिन भर में मतलब बनी है, जो एनर्जी दिन भर में उसे हम स्टोर करें और रात में भी इसका सप्लाई कर सके और बरसात के दौरान भी इसका इस्तेमाल कर सके, है ना। तो इससे एनर्जी स्टोरेज की समस्या ये खत्म हो जाएगी। हालांकि इसके ऑप्शन के रूप में लिथियम आयन का भी ऑप्शन आया था, लिथियम आयन बैटरी का भी ऑप्शन आया था। लेकिन इसमें क्या दिक्कत थी? ये एक्सपेंसिव थी, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव यानी कि बहुत ज्यादा खर्चीली पड़ रही थी। और रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में भारत ही नहीं, मोस्टली कंट्रीज है जो कि ये फोकस कर रही है। तो ऐसे में यदि हम बात करें ना, तो कई जगह ऐसा देखा जा रहा है कि सोलर एनर्जी को बनाने में जितनी लागत नहीं लग रही है, उससे कहीं ज्यादा इसके स्टोरेज की समस्या आ रही है। यानी कि बनाने से ज्यादा खर्च इसके भंडारण में है, यानी कि स्टोरेज में ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, खर्चीला ज्यादा आप कह सकते हैं। तो इसी में सैंड स्टोरेज यूनिट जिसका कमर्शियली इस्तेमाल किसने शुरू कर दिया? फिनलैंड ने, इसलिए चर्चा में आया है। देखिए, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर नहीं किया जा रहा है, बल्कि थर्मल एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है आप कह सकते हैं, जहां हीट को स्टोर किया जाएगा। कैसे? आप इस तरह का टैंक देख पा रहे हैं, इतना बड़ा। इस टैंक के अंदर क्या है? इस टैंक के अंदर पूरा रेत भर दी गई है, यानी कि सैंड भर दी गई है। और इस सैंड को ना सोलर या विंड एनर्जी के माध्यम से इसे हीट प्रोवाइड कराया जाता है। कितना हीट? तो देखिए, 500 से 600 डिग्री सेल्सियस तक का इसे उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है। अब इस गर्म सैंड यानी कि गर्म रेत से पानी गर्म किया जाता है और पाइपलाइन के थ्रू फिर इसका सप्लाई किया जाता है ना। आप यूरोप में या फिर वेस्टर्न जो देश हैं वहां देखेंगे ना, तो जो घर होते हैं वहां में जो घर बनाए जाते हैं ना, तो घर को गर्म करने के लिए इसके चारों तरफ एक पाइप
बनाई जाती, पाइपलाइन लगा दी जाती है। हालाँकि ये जो पाइपलाइन है, ये कंस्ट्रक्शन के दौरान ही लगाई जाती है ताकि ये घर गर्म रहे, है ना? तो यहाँ जो सैंड आधारित बैटरी का इस्तेमाल किया जाएगा, इन सभी क्षेत्रों में कंस्ट्रक्शन के दौरान या स्विमिंग पूल को गर्म करने के लिए, घर को गर्म करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, इसलिए ये चर्चे में आई है। फ़िनलैंड आप यहाँ से पढ़ेंगे जिसकी कैपिटल हेलेंस की करेंसी यूरो, प्राइम मिनिस्टर सना मारिन। अभी मैंने बताया ही था कल कि हैप्पीनेस इंडेक्स में टॉप पर है, भारत 126 में हो जाएगी। जापान जापान के सहयोग से ही भारत में पहली बार बुलेट ट्रेन चलने जा रही है, अहमदाबाद से मुंबई के बीच में। दुनिया में पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन ये जर्मनी ने लॉन्च की, जबकि एशिया में पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन चाइना ने लॉन्च की। डेनमार्क के बारे में कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि समुद्र में CO2 स्टोरेज करने वाला दुनिया का पहला देश ये कौन बना था? डेनमार्क। आगे चलते हैं। किस देश ने अपना पहला पनडुब्बी बेस शुरू किया है? तो अपना जो पड़ोसी है बांग्लादेश, यहाँ पहला पनडुब्बी बेस है जो कि ये बनाया गया है। तो ये विशाल समुद्री संसाधनों को सेफ रखने के लिए और नौसेना को अपनी परिचालन क्षमता बढ़ाने में हेल्प करेगा। बंगाल की खाड़ी से गुजरने वाले जहाज भी इस बेस से मदद ले सकेंगे। इस क्षेत्र से जो जहाज गुजरेंगे, यहाँ बनाए जा रहे बेस का इसमें इस्तेमाल कर सकेंगे, है ना? हालांकि इस बेस को बनाने के लिए बांग्लादेश सरकार ने लगभग 3 साल पहले चाइना की सरकार के साथ समझौता किया था, इसी के तहत ये बनाया गया है। बांग्लादेश की कैपिटल ढाका, करेंसी टका, प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना। यहाँ चीजें चेंज है, अब्दुल्ला हामिद नहीं है। बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब चुप्पू है, चुप्पू, इसे मैं मॉडिफाई कर दूंगी। तो शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर और चुप्पू यहाँ के राष्ट्रपति हैं। ठीक है। संप्रति एक्सरसाइज भारत बांग्लादेश के बीच में आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ ली है। भारत और श्रीलंका के बीच में फेरी सर्विस की शुरुआत होने जा रही है। अभी ना रिसेंटली म्यांमार में 11 राज्यों में लगभग मार्शल लॉ, ये मैंने आपको बताया था, अभी ये पिछले ही महीने की न्यूज थी, मार्शल लॉ लागू कर दिया गया है। और मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति को करप्शन के आरोप में, नाम क्या था, अब्दुल्ला यामीन, इन्हें 11 साल की जेल की सजा सुना दी गई है। आगे चलते हैं। संगीत अकादमी द्वारा संगीत कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है? बॉम्बे जयश्री, जो कि प्रसिद्ध कर्नाटक गायक और संगीतकार है, इन्हें संगीत कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ज्ञान चतुर्वेदी के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, इस बार का 2022 का जो व्यास सम्मान है ये ज्ञान चतुर्वेदी ने जीता है। माधव हाडा बिहारी पुरस्कार, इनसे रिलेट कर सकते हैं आप। और इसके नीचे ऑप्शन है शिव शंकरी है, माफ कीजिए। तो सरस्वती सम्मान जो 2022 का था, ये इन्होंने ही जीत लिया है। आगे चलते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज अवार्ड अभी प्रोवाइड कराया है। किसे मिला है ये मिला है बैंगलोर को, कर्नाटक की कैपिटल है। तो तंबाकू के खिलाफ, तंबाकू नियंत्रण के खिलाफ चलाए जा रहे जागरूकता अभियान के लिए इसने जो प्रयास किया है, इसके लिए WHO ने इसे सम्मानित किया है। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना हुई थी, इसलिए 7 अप्रैल को हम वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में मनाते हैं। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। टेड्रोस अदानोम वर्तमान में इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। इंदौर ये लगातार 6वीं वर्ष भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना हुआ है। अभी मैंने आपको बताया था ओडिशा का मयूरभंज और लद्दाख को दुनिया के महानतम स्थानों की लिस्ट में शामिल किया गया है। दिल्ली के बारे में यदि मैं बात करूं तो भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन यहीं से लॉन्च की गई। इसके अलावा ये CCTV से निगरानी रखने के मामले में दुनिया का नंबर 1 शहर बना हुआ है। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि नॉर्थ इंडिया के कई शहर है जहां भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तो इसी से सवाल है, ये जो भूकंप आया था इसका केंद्र किस पड़ोसी देश में था? तो इसका जो फोकस बिंदु, इसका जो केंद्र था ये अफगानिस्तान में था। इसकी तीव्रता जो है ना रिएक्टर स्केल पर 6.6 मापी गई है। ये ना अफगानिस्तान के हिंदू कुश पहाड़ के नीचे इसका केंद्र बताया जा रहा है। भूकंप जमीन से 156 किलोमीटर की गहराई पर आया और इसी की वजह से ऊपर वाले जो क्षेत्र है ना, पाकिस्तान, चाइना, भारत, ये जो लगा हुआ क्षेत्र है, ये इससे प्रभावित हुआ था। तो भारत में यदि देखें हम तो हिमाचल प्रदेश, यहाँ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान, थोड़ा बहुत मध्य प्रदेश में भी लोगों ने भूकंप के हल्के झटके महसूस किए। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई अफगानिस्तान तो इतना दूर है, इतनी दूर तक भूकंप का असर कैसे? तो देखिए भूकंप का असर इसके केंद्र से 1,500 से ज्यादा किलोमीटर तक महसूस किया गया है।
है ना? दरअसल भूकंप धरती से जितनी गहराई पर होता है उतनी ही दूर तक इसका असर देखा जाता है, ठीक है? इसके कारण नॉर्थ इंडिया के कुछ क्षेत्र इससे प्रभावित रहे हैं। पाकिस्तान में अभी लगभग 15 मिलियन आबादी प्रभावित थी, बाढ़ के कारण ये चर्चे में था। सीरिया और तुर्की में भी भूकंप आया था, अभी ये पिछले महीने की ही न्यूज़ है। तो तुर्की को हेल्प करने के लिए भारत ने यहाँ एक ऑपरेशन भी चलाया था जिसका नाम है ऑपरेशन दोस्त। आगे चलते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री मित्र योजना जो लॉन्च हुई है, ये किसमें से संबंधित है? तो ये कपड़ा उद्योग से संबंधित है। मित्र योजना की फुल फॉर्म क्या बनती है? प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अप्रैल योजना। इस योजना के तहत टेक्सटाइल उद्योग जो कपड़ा उद्योग है ना, इसके लिहाज से चुने गए शहरों में ट्रेनिंग, रिसर्च और इनोवेशन यानी कि नवाचार को बढ़ावा दिया जाएगा और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के साथ ही वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर का इसमें विकास किया जाना है। तो एक लाइन में याद रखेंगे, मित्र योजना चमड़ा उद्योग सॉरी कपड़ा उद्योग से संबंधित है। वैसे ही चमड़ा उद्योग से संबंधित अभी हाल ही में स्केल ऐप लॉन्च किया गया था उर्वरक उद्योग से। तो एक देश वन नेशन वन उर्वरक योजना ये लॉन्च की गई थी। एक देश एक उर्वरक योजना अभी पिछले ही साल लॉन्च हुई है। कृषि उद्योग से देखिए एक भारत का पहला कृषि आधारित चैटबॉट जिसका नाम कृष एआई ये कुछ समय पहले ही लॉन्च हुआ है। इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया भी था, ठीक है? आगे चलते हैं। ये मित्र योजना से ही सवाल है कि मित्र योजना के तहत टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार ने कितने राज्यों या शहरों को चयन किया है? तो टोटल 7 राज्यों का इसमें चयन किया गया है, ठीक है? जैसे कि इसमें उत्तर प्रदेश का लखनऊ है, मध्य प्रदेश का धार जिला, गुजरात का नवासारी, महाराष्ट्र का अमरावती, कर्नाटक का कलबुर्गी, तेलंगाना का वारंगल और तमिलनाडु का विरुद्धनगर इसमें शामिल है। इसमें टोटल जो योजना है 4,445 करोड़ रुपए की योजना है। इसमें निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 70,000 करोड़ रुपए के अधिक एफडीआई एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सहित निवेश से 20 लाख रोजगार इससे पनपेगा। तो अच्छी ही बात है, रोजगार इससे बढ़ेगा ही। और इस योजना की सबसे खास बात यह है कि इसमें कपड़ों का पूरा काम एक ही जगह होगा। सरकार इस मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क से कपड़ा तैयार करके उसके मार्केटिंग, डिजाइनिंग, एक्सपोर्ट सभी काम एक ही जगह करेगी। तो इन 7 राज्य या 7 शहरों का नाम इसमें आप याद रखेंगे। इससे भी इंपॉर्टेंट है पीएम मित्र योजना, फुल फॉर्म नहीं भी याद रख सकते तो ये जरूर याद रखेंगे कि ये कब लॉन्च की गई है और किस क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है? हाल ही में किस भारतीय राज्य ने 22 मार्च को अपना स्थापना दिवस मनाया है? रिसेंटली बिहार ने 22 मार्च को अपना स्थापना दिवस मनाया है। पूर्वी भारत का ये हिस्सा है। उत्तर प्रदेश, नेपाल, पश्चिम बंगाल और झारखंड से ये सीमा साझा करता है। गंगा नदी से 2 भागों में बांटती है। बिहार का शोक कोसी नदी कहलाती है। जनसंख्या के हिसाब से तीसरा सबसे बड़ा राज्य है और क्षेत्रफल के हिसाब से 12वां सबसे बड़ा राज्य है। लोकसभा सीटें 40 है, राज्यसभा सीटें 16 है, विधानसभा सीटें 243 हैं। मुख्यमंत्री यहाँ के नीतीश कुमार है। फागू सिंह चौहान पहले राज्यपाल थे लेकिन अब यहाँ के राजेंद्र विश्वनाथ हार्लेकर हैं। मधुबनी की पेंटिंग फेमस है जिसे जीआई टैग मिल चुका है। सीतामढ़ी वाला क्षेत्र जहां मां सीता की सबसे बड़ी प्रतिमा यहाँ स्थापित की जाएगी। भागलपुर का जर्दालू आम जिसे जीआई टैग मिला था। और फिर इसके अलावा जमुई वाले क्षेत्र में विशाल सोने के भंडार पाए गए। अभी साक्षरता सूचकांक रिलीज किया गया ना शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। तो साक्षरता सूचकांक में सबसे नीचे बिहार ही रहा है, सबसे ऊपर केरल रहा है। ओडिशा कब अपना स्थापना दिवस मनाता है? 1 अप्रैल, उत्कल दिवस के नाम से आप इसे जानते हैं। 9 नवंबर को उत्तराखंड अपना स्थापना दिवस मनाता है और 15 नवंबर को झारखंड अपना स्थापना दिवस मनाता है। अगला प्रश्न है विश्व जल दिवस। तो ये 22 मार्च को मनाया गया है। 1993 से ये हर साल मनाया जा रहा है। वाटर कंजर्वेशन के लिए अवेयरनेस लाने के लिए दिवस मनाया जाता है। इस बार की थीम है जल और स्वच्छता संकट को हल करने के लिए परिवर्तन में तेजी लाना। 21 मार्च को विश्व वन दिवस, विश्व गौरैया दिवस आपका स्पैरो डे ये 20 मार्च हो जाएगा। 21 मार्च वन दिवस। 18 मार्च को पुनः चक्रण रिसाइकलिंग डे ये मनाया जाता है। अंतिम प्रश्न मैंने रिवीजन के लिए रखा है। एलआईसी के अंतरिम अध्यक्ष कौन बने? सिद्धार्थ मोहंती बन गए हैं। एलआईसी की स्थापना 1956 में हुई, मुख्यालय मुंबई में है। एलआईसी के अध्यक्ष बने तब भी देख रहे हैं उदासी, कोई खुशी ही नहीं है भाई, अध्यक्ष बने हैं। रोहित जावा हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के एमडी सीईओ। के कृतिवासन ये भी हाल ही में टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के सीईओ। राजीव कुमार ये नीति आयोग सॉरी
ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ना, निर्वाचन आयोग, भारतीय निर्वाचन आयोग, इसके अध्यक्ष हैं। कल मैंने आप लोगों से पूछा था मैकमोहन लाइन को भारत चाइना की औपचारिक लाइन के रूप में किसने मान्यता दी है? अमेरिका ने। आज का सवाल आप लोगों के लिए है, एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य आतिथ्य मेला आहार 2023 कहाँ शुरू हुआ है? आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। वीडियो को लेकर के आप अपनी फीडबैक भी शेयर कर सकते हैं। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।